कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जो यहाँ पर बात की है बेटा, यूनोवेरिएबल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या ग्रुप होता है, COOH का ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है। ये बहुत ही पुराना एसिडिक ग्रुप है। ऑर्गेनिक एसिड है, अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिक एसिड है, और आइसोलेट किया जाता है नेचर से। बेटा फॉर्मिक एसिड जो कि फॉर्मिकस के नाम से जाना जाता था पहले, बेसिकली इन एसिड्स के नाम पहले उनके सोर्स के बेस पे रखे जाते थे कि किसका क्या सोर्स है, जिसका जो सोर्स हुआ करता था उसके सोर्स के बेस पे उसके नाम रखे जाते थे। यहाँ पर क्या होता था कि देखिए फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिकस से मिला, फॉर्मिकस मीन्स रेडांट, तो ग्रीक में उसे रेडांट्स के, इसका मतलब वो रेडांट से मिला। जैसे कि विनेगर, आपका विनेगर से मिला कौन सा एसिड, विनेगर से मिला आपका एसिटम, यानी कि विनेगर मिला एसिटम, विनेगर होता है एसिटम, तो एसिटम से मिलने वाला एसिड एसिटिक एसिड, इस तरह से नाम रखे गए थे बेस्ड ऑन द सोर्स। धीरे धीरे फिर कॉमन सिस्टम डेवलप हुआ, फिर आपका है ना, धीरे धीरे आपका कॉमन सिस्टम डेवलप हुआ, फिर आपका ये हुआ कि मिथाइल एसिडिक, मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये एसिड वो एसिड, इस टाइप से एल्काइल एल्काइल एराइल करके एसिड्स के नाम रख दिए गए। और फिर अल्टीमेटली चीज़ें डेवलप हुई IUPAC के नाम पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सोसाइटी को डेवलप किया गया, और ये जो सोसाइटी है, ये जो सिस्टम है, ये जो सोसाइटी है, ये जो सिस्टम है, इसने दुनिया भर की चीज़ों को रखने की एक नई पहल और एक नया तरीका और बिल्कुल अल्टीमेट तरीका दिया, जो कि हर जगह पर हर चीज़ के लिए काम आता रहा। अगर हम कुछ एसिड्स की अगर हम कुछ एक टेबल देखते हैं, जिस एसिड्स की टेबल के अंदर एसिड की टेबल देखते हैं, तो एसिड की टेबल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए पहला जिसका ये आपका देखिए SCOH यूनोवेरिएबल, फॉर्मिक एसिड यूनोवेरिएबल, मैथेनोइक एसिड। हम सब जानते हैं कि एसिड का IUPAC में ओइक एसिड करके सफिक्स यूज़ किया जाता है, और इस ओइक एसिड को हम एज ए सफिक्स यूज़ करते हैं। बाकी सब आप जानते ही हो, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, इन सब के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, सब कुछ आप अच्छे से जानते हो। इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक आपके बिल्कुल एंड पर होने जा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, तो आप ये समझिए ज़रा। फॉर्मिक एसिड की बात हुई, मैथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, यूनोवेरिएबल, इथेनोइक एसिड, 1 और 2, 1 2 है, 2 हो गए आपके, 2 का मतलब इथ का आपका रूट वर्ड हो गया, कोई भी वो नहीं है, एन हो गया, ओइक एसिड इनका प्राइमरी सफिक्स हो गया, एन आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया, एन सेकेंडरी सफिक्स हो गया ओइक एसिड। तो बेटा ई के बाद अगर ओ आ जाता है, मैंने आपको बताया था ई के बाद ए आ जाता है, ई आ जाता है, ओ आ जाता है, यू आ जाता है, वाई आ जाता है, तो ई को रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ से बना आपका इथेनोइक एसिड, दोनों को मिला दिया। बिल्कुल ऐसे ही प्रोपेनोइक एसिड, देखिए 1 2 3 3 हो गए, तो प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका COH। नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से ये बेटा हो गया। फिर हम इसकी बात करते हैं, ओके। वैसे तो देखिए इसका नाम सभी जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन अगर वैसे नाम रखोगे तो 1 2 का मतलब क्या होगा, इथेन डाइओइक एसिड। 1 2 का मतलब क्या होगा भाई, 1 2 का तो आपका बेस हो गया इथ, रूट वर्ड हो गया इथ, और फिर एन डाइओइक एसिड, 2 तरह के हैं इथेन डाइओइक एसिड। वन टू थ्री। अब आपका प्रोपेन डाइओइक एसिड 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक डाइओइक एसिड। ये सब नाम लिखना आप आराम से जानते हो, इनके बारे में कुछ भी डिस्कशन, कोई ख़ास ज़रूरत इसकी नहीं है। यूनोवेरिएबल, कोई भी नाम लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा सा एरोमेटिक को देख लेते हैं, एरोमेटिक का। बाकी तो एलिफेटिक तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आइनोवेरिएबल कि एलिफेटिक की हम लोग प्रैक्टिस बहुत कर चुके हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पर, ये आपका देखिए ये इस तरीके से ये पूरा के पूरा बेंजोइक एसिड हो जाएगा। कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर आप इसको वैसे देखो ना, तो ये IUPAC ने सीधे सीधे इसको बेंजोइक एसिड भी एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर आप चाहो तो इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन IUPAC ने इसे एज ए बेंजोइक एसिड भी एक्सेप्टेड बाय IUPAC, एक्सेप्टेड बाय IUPAC
तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड के बाद आप यहाँ पर फिनाइल एसिटिक एसिड की बात कर सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखिए ओपन चेन है ना ये, और अगर इस ओपन चेन में ये है तो इसी को आप बेस मानोगे, यही आपका फिर मेन चेन हो जाएगी। एक भी अगर होता है ना तो वही मेन चेन बन जाती है बेटा। एक भी कार्बन आगे आ गया तो मेन चेन बन गई। देखिए 1 2, यानी कि मेन चेन आपकी इथ वाली बन गई। तो ये 2 पोजीशन पे आपका आ गया ये ग्रुप बेंजीन का। हम सब जानते हैं C6H5 को फिनाइल ग्रुप कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा 2 फिनाइल और दो कार्बन से मिलेगा इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बाकी इसको तो अभी मैंने थैलिक अमाइड, थैलामाइड, थैलिक एनाड्राइड, थैलिक एसिड सब कुछ बताया। और अगर वैसे देखोगे आप तो अब इसके आगे देखिए कोई एक कार्बन तो है नहीं ना जिसको आप बोल सकते थे, तो इससे अच्छा है कि अगर ये कार्बन भी होता तब तो अलग बात हो जाती, तब तो मेन चेन बाहर की तरफ आ जाती। लेकिन अभी क्या करोगे, इसको इस ढंग से लिखो, बेंजीन 1 2 3, बिल्कुल सही, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखिए, ये आपका है CO, ये हो गया, और ये आपका फाइनली ऐसे टूट गया, ये माइनस बन जाएगा तो ऑब्वियसली ये ऐसे आ जाएगा और इस तरीके से ये टूट जाएगा। तो एक तरह से रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से ये जो इसका माइनस चार्ज होता है, यानी कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि कार्बोक्सिलेट आयन यू नो वेरी वेल, यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। Methods of preparation of carboxylic acid। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन देखते हैं हम लोग। आप चाहे तो एक तरीका और भी अपना सकते हैं, एक तरीका यू कैन फॉलो। हमने जैसे शुरू से आपको बताया था कि आप ऐसा करिए कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कैसे बना, फ्रॉम एल्कीन कैसे बना, फ्रॉम एल्केन कैसे बना, फ्रॉम एल्काइन कैसे बना, फिर हम धीरे धीरे करके अल्कोहल तक आते हैं, फिर अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल एल्डिहाइड और से कैसे बनाते हैं। ऑक्सीडेशन होता है सिंपल, एनहाइड्रिक स्टेट में ये हो जाता है अल्काइल बेंजीन, और ये सब तो बेटा नई चीज़ें हैं, इन सब का डिस्कशन करते थे एक साथ करके। तो एक बार हम लोग इसके पहले कि यहाँ से शुरू करें, लेट्स डू कि एल्कीन से कैसे बना, एल्काइन से कैसे बना, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एल्कीन से कैसे बनाइए। अब एल्केन से तो देखिए फ्रॉम एल्केन तो बनना मुश्किल है, ठीक है, फ्रॉम एल्केन तो बहुत ही रेयर है, उसकी तो कोई बात नहीं। अब फ्रॉम एल्कीन देख लीजिए, फ्रॉम एल्कीन याद भी होगा आपको, नहीं याद है? आई थिंक याद है आपको। एल्कीन हैविंग, पहला तरीका, एटलीस्ट 1
विनाइलिक हाइड्रोजन, प्लीज 1 हाइड्रोजन एट विनाइलिक कार्बन oxidizes to acid. है ना, जैसे ये आपका CH3COH CH3CH है, ये है विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन कौन होता है? जो दैट कार्बन विच इज एसोसिएटेड विद डबल बॉन्ड, वो विनाइलिक कार्बन होता है। और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो कौन होता है? वो एलिलिक कार्बन होता है। तो ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन आपके विनाइलिक कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है? ये आपका एलिलिक कार्बन है। ये आपका विनाइलिक है, डबल बॉन्ड वाला, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला एलिलिक है। तो यहां पर अगर आप हॉट केमिनोफोर बेसिक केमिनोफोर के साथ देख लेंगे, हॉट केमिनोफोर और बेसिक केमिनोफोर के साथ आप देख लेंगे, वो भी बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से ये टूट जाएगा और 2 पार्ट में एसिड बन जाएगा, CH3COH प्लस CH3COH। ये एल्कीन के ऑक्सीडेशन में ये बात बताई गई थी कि 2 पार्ट में एसिड बन जाएगा और दैट विल बी CH3COH CH3COH। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनोवेरिएबल। आपको शायद याद होगा कि अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते, इफ वी विल, आपको याद है कि नहीं याद है? ओजोनोलिसिस करते थे, जरा बताओ ओजोनोलिसिस में क्या होता था? ओजोनोलिसिस में भैया ओजोन होता था, साथ में आपका CH2Cl2 जैसा कोई सॉल्वेंट हुआ करता था, फिर आप H2O लेते थे और Zn नहीं लेते थे। अगर आपने Zn नहीं लिया, Zn लिया तो आपका ये हो जाता था। आप Zn नहीं लेते थे तो इन दैट सिचुएशन आपने Zn नहीं लेते थे, तब क्या होता था? तो तब आपका Zn ना लेने पर सिचुएशन दूसरी हो जाती थी बेटा। या मैं कह सकता हूँ इसको, अच्छा H2O लोगे ना खाली, तो H2O इसके साथ ऐड होके क्या हो जाएगा? H2O इसके साथ ऐड होकर H2O2 बन जाएगा। और यहाँ से आप सब जानते हो कि जो पार्ट एल्डिहाइड बनेगा, ये वाले दोनों पार्ट एल्डिहाइड बनेंगे, तो ये दोनों एसिड में चले जाएंगे। RCOH चले जाएगा और ये आपका RCOH चला जाएगा। दोनों पार्ट आपके एसिड में चले जाएंगे। दोनों पार्ट आपके एसिड में चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहां से एसिड बन जाएंगे बेटा, ठीक है ना? एल्काइन कर लीजिए इसे। चलिए, इसके आगे की रिएक्शन हम क्या देखेंगे? एल्काइल बेंजीन या सब तमाम चीज़ों से तो रिएक्शन फिर हमारी वहीं से एनसीईआरटी में सब चीज़ें दी गई हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है बेटा। एनसीईआरटी से जब दी गई है तो लेट डिस्कस, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि हम एनसीईआरटी का एक पॉइंट डिस्कस कर दें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है और उसी के अंदर हमें ये कवर अप करना है। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पर, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, देखिए ये जो प्राइमरी अल्कोहल है आपका, तो ये प्राइमरी अल्कोहल किस में चला जाएगा? अरे प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड की बात ही नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले किस में जाता है? प्राइमरी अल्कोहल ही तो सबसे पहले आपका, ये तो सब आप डिस्कस कर ही चुके हो ना, 8CHO में जाता है। और ये 8CHO यहाँ रुके, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये जोन्स रीजेंट H2SO4 के साथ ना होता, यानी सिर्फ CrO3 होता, तो ये यहीं तक रुक जाता। आपको मैं ये पूरा की पूरा हम लोग एल्डिहाइड में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर ये इसके साथ कोई भी आपका H2O हो जाए या H2SO4 हो जाए, इन दैट सिचुएशन ये आपका सीधे के सीधे
जो एल्डिहाइड बनेगा वो एसिड में चला जाएगा, जो एल्डिहाइड बनेगा वो एसिड में चला जाएगा, जो एल्डिहाइड बनेगा वो एसिड में चला जाएगा। देखिए अब चाहे आपका KMnO4 किसी भी मीडियम में हो, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4 वेदर इट इज इन न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, और K2Cr2 और बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता था, ये कॉन्सेप्ट पहले ये जो अल्कोहल होता था, ये अल्कोहल किस में जाएगा, ये अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड में जाएगा, और एल्डिहाइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि अगर उसको कोई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है तो एल्डिहाइड तक रुकना बड़ा मुश्किल होता है। एल्डिहाइड विल मूव टूवर्ड्स एसिड, एल्डिहाइड एसिड की तरफ चला जाता है बेटा। RCH2OH है तो RCHO बनेगा, RCHO से फिर आपका RCOH हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला पोर्शन आपका CHO बनेगा, और फिर ये वाला यहाँ से फिर इस एसिड में चला जाएगा। बाकी की तो जो R है वो R है ही है, वो R तो सेम की सेम ही रहेगा। याद रखिएगा ये आपका एसिडिक मीडियम में जब CrO3 होता है ना, वैसे तो ये क्रोमियम ऑक्साइड है, और अगर ये एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड होता है तो यही रिएक्शन बेटा, यही रिएक्शन आपकी यहीं पर रुक जाती है, एल्डिहाइड पर रुक जाती। और अगर यही CrO3 आपका जब वाटर के साथ हो, या फिर ये CrO3 आपका H2SO4 के साथ हो, तो ये आपका बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और इस CHO को COOH में ले जाता है। ओके अब एल्डिहाइड से अगर आपको बनाना हो तब तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है यार। एल्डिहाइड अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल से मैं तरीका पता चला आपको, लेकिन अगर आपके पास एल्डिहाइड ही हो तो एल्डिहाइड तो तुरंत भागने को दौड़ता है, मतलब दौड़ने को भागता है, या दौड़ने को भागकर और भागने को दौड़ता है। एल्डिहाइड तो आपका किसी भी तरीके से आप नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे तब भी एल्डिहाइड आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तब भी एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तब भी आपका एल्डिहाइड यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना, और उसमें चला जाएगा। बहुत ही जैसे कि आप सब जानते हो कि कीटोन नहीं जाता है, कीटोन को आपको फिर हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पर कीटोन ऐसे एसिड में नहीं जाता है। हम इसके बारे में एल्डिहाइड और कीटोन में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिर एक बार देखते हैं कि कीटोन ऐसे नहीं जाता है। कीटोन को क्या करना पड़ता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, साथ में हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए एलिवेटेड टेम्परेचर का यूज़ होता है बेटा। एलिवेटेड टेम्परेचर की मदद से कीटोन फिर मूव कर जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये है CH3CO CH2 CH3, ये मान लीजिए कीटोन है आपका। तो यहां से ये या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो ये यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, 2 टाइप के आपके ऑक्सीजनेशन हो सकते हैं, और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ में हाई टेम्परेचर का यूज़ करेंगे आप। इन दो चीज़ों का यूज़ करके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CH3COOH प्लस CH3COOH। यहाँ भी 2 कार्बन का मिल गया, यहाँ भी 2 कार्बन का मिल गया। अगर ऐसे भी टूट सकता है कि 3 कार्बन का मिल जाए और 1 कार्बन का मिला, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बहुत ही, ये तो नॉर्मल रिएक्शन जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ा था, यानी अभी तक की जितनी रिएक्शंस थी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके थे, कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके थे। अब हम उन टाइप की रिएक्शंस की बात करते हैं जो हमने कहीं नहीं पढ़ी हैं, उनका डिस्कशन करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, देखो एल्काइल बेंजीन का एक बड़ा ही अच्छा नज़रिया है, बड़ा ही अच्छा तरीका है। बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, वो कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो,
वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और KMnO4 बेसिक KMnO4 को हीट देते हुए जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। बड़ी बात ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी जो यहाँ पर चेन है, ये चेन आपकी 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, ये जो कार्बन इससे जुड़ा है ये 1 डिग्री 2 डिग्री हो। अब आर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ कितनी बड़ी है इससे कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, लेंथ से इर्रेस्पेक्टिव है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ से आपका इस तरीके से ये चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी और आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से ये आपका KMnO4/OH-। देखिए यहाँ पर कुछ भी हो, बस खाली किसको छोड़ के रखना है, दिस इज़ नॉट वर्किंग ऑन 3 डिग्री। अगर यहाँ से कोई 3 डिग्री जुड़ा हो तो उससे हम नहीं, इसको नहीं करवा सकते। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाइल टर्शरी ग्रुप इज़ नॉट अफेक्टेड, टर्शरी अगर जुड़ा हुआ है तो ये अफेक्टेड नहीं है। जबकि यहाँ पे लिखा है कि सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद दीज। कितना बड़ा ग्रुप है, देखिएगा कितना भी बड़ा ग्रुप हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर इसको डिटेल कर लेते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री कैसे है, 2 डिग्री कैसे। देखिए यहाँ पर कितना भी लंबा हो, लाइक ये आपका CH2 हो, CH2 हो, CH2 हो, यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा हो, यहाँ पे कुछ और लगा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये आपका KMnO4 बेसिक मीडियम में डाल दिया गया तो उस सिचुएशन पे ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये आपका 1 डिग्री है, कितना भी बड़ा हो। और अगर ये कितना भी छोटा हो, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री आर कहा जाएगा। वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिग्री हैं, लेकिन इसमें 1 डिग्री इसलिए कहा गया क्योंकि 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। अगर ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, किसी के 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो इसे 2 डिग्री कहा जाएगा। जैसे ये आपका इस तरीके से हो अगर, तो बताइए क्या ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? नहीं, ये तो 2 डिग्री है भाई। हाँ, यस। तो हमने किसको देखना है, हमें देखना है कि बेंजीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन अगर जुड़ा हुआ है आपके 2 डिग्री से, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि बेंजीन इससे आपको ये नहीं मिलेगा, इससे आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट पे आए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को अंडरलाइन करिएगा, इस बात को समझिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का क्या मतलब था वो मैंने आपको एलिब्रेट किया कि उसका मतलब क्या निकल के आया। देखिए यहाँ पर ये तो सब आप जानते ही हो यार कि जब बेस आप ले रहे हो तो पहले सॉल्ट बनेगा, फिर एसिड आ जाएगा, तो एस के हट जाएगा, एच आ जाएगा। इसका कोई भी मसला नहीं है, ये तो सब लोग आप लोग आराम से जानते ही हो इस बात को। इस बात का डिस्कशन तो हम लोग सब पहले भी कर चुके हैं। नाइट्राइल्स और अमाइड्स से हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी डेवलप फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। देखिए होता क्या है बेसिकली कि नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स देन टू एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH-, यानी कि चाहे आप हाइड्रोलिसिस एसिडिक कैटालाइज मतलब एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कराएं या बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस कराएं,
इनमें से किसी भी तरीके से आपको वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए RCN है, अब RCONH2 बन जाएगा, चाहे बेस मीडियम हो चाहे एसिडिक मीडियम, आप जिस तरीके से भी शुरू करना चाहें। इसका आपको पता तो है ना कि RCN कैसे हाइड्रोलाइज होकर कैसे इसमें जाता है। जैसे आपका ये RCN है, अब इसको हाइड्रोलाइज होना है, एसिडिक से शुरू कर लो या बेसिक से शुरू कर लो, एक ही बात है। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये आपका माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक। तो अब ये क्या बनेगा, RCO और ये NH इस पर जुड़ जाएगा, RCOH इस पर जुड़ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक और H को कराओगे, फिर एक और H को कराओगे, तो ये आपका आ जाएगा, एक और OH आ जाएगा यहाँ पे, एक OH यहाँ था, और ये आपका NH2 बन जाएगा। एक कार्बन पे तो OH होंगे, तो ये आपका निकल कर RCONH2 बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका ये हो गया, इस तरीके से RCONH2 हो गया। अब RCONH2 में अगर आप यहाँ पर बेसिक हाइड्रोलिसिस करा सकते हो या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, जैसी चाहो वैसी करा लो। अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बन जाएगा NH3+, H+ इस यहाँ पे जाके लगेगा। अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCO+, और RCO+ पे कौन आ जाएगा, जो वहाँ पर OH- बचा था वो इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये RCO। अब इसी की तुम अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसकी मैकेनिज्म बदल जाएगी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसके कैसे मैकेनिज्म बन रही है। देखो आपने ये बनाया, अगर आप इसकी बेसिक मैकेनिज्म कराओगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस, इसका तरीका बदल जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से बताऊँ, फिर से एक चीज़ डिटेल कर देता हूँ। अगर आपके पास अब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस का तरीका तो अभी मैंने बताया आपको। अब आप इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, बेस की प्रेजेंस में करा रहे हो। बेस की प्रेजेंस है, दोनों जुड़ना दोनों को है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो इसका मतलब शुरुआत बेस करेगा। तो ऑब्वियसली बेस को देख के ये प्लस और माइनस में बदल जाता है। तो इस तरीके से आप सोचोगे, इस तरह से आप सोचोगे तो इसको OH को लाओगे, ये NH2 को लाओगे। अब माइनस की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, इसको घूमना पड़ेगा तो किसी एक को निकलना पड़ेगा। कोई एक निकलेगा तो इस तरीके से जाएगा तो इस तरीके से बनेगा, और ये NH2- की फॉर्म में निकल जाएगा, और NH2- H+ को पकड़ लेगा, और ये आपका NH3 बना लेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा बेटा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप चाहे इसको बनाइए चाहे इसको करिए, या इसको करिए, कैसे इसकी मैकेनिज्म क्या थी वो मैंने पूरी डिटेल आपको कर दी कि भाई जो अमाइड्स होते हैं, याद रखिएगा, जो ये अमाइड्स आपके, जिनकी भी हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिल रहा है ना, यही बेसिकली इसके डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं। याद रखिएगा, जिनकी हाइड्रोलिसिस पर एसिड मिलता है वो एसिड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अमाइड एसिड का डेरिवेटिव है। दिस मीन्स अमाइड इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड। है ना। अब ये देखिए आप CONH2 आपका यहाँ से ये वर्किंग हो जाएगी, और CONH2 की वर्किंग के बाद ये COH हो जाएगा। ये अभी पूरी मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी चलेगी, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म आपको यहाँ पे भी चलेगी। फिर मैंने आपको दोनों करके दिखाई, अगर एसिड के साथ होगा तब मैकेनिज्म क्या होगी, और अगर बेस के साथ होगा तब मैकेनिज्म क्या होगी। मैंने आपको दोनों ही करके दिखाई कि दोनों की इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा और हम इस पर कैसे वर्क करेंगे। इन सब की मैकेनिज्म मैं आपको पूरी डिटेल कर चुका हूं। चलिए ग्रिग्नार्ड रीजन्स की मैकेनिज्म को अब हम लोग समझते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। हम ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे इसको बनाएंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड। देखो बेटा,
ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका रिलेट कर रहा है। देखिए इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ। हम सब जानते हैं कि RMgx में MgX आपका प्लस होता है और R आपका माइनस होता है, एक पहली बात ये, ठीक। इधर आपका ये CO और ये आपका CO, ठीक। अब ज़रा देखिए आप इसमें, देखिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड ऐसे टर्न कर जाता है और ये आपका माइनस बन जाता है और ये आपका प्लस बन जाता है, माइनस बन जाता है और ये प्लस बन जाता है। इस तरह की सिचुएशन पे ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं, पहले भी मैं कह चुका हूँ और इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन भी आपको दे चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाती है या एहसास होता है उनको इस बात का कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। ये एहसास होने के बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बताया, तो उनमें से एक रीज़न था कि अगर सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मोर देन टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से अगर वो सराउंडेड हो तो उस सिचुएशन पर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पर तो मुझे घूमते हुए दिखाई दे रहा है कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरीके से आपका ये आपका माइनस इस प्लस पे चला जाएगा और ये आपका प्लस इस माइनस पे चला जाएगा, एंड यू विल गेट दिस थिंग RCO OMgX प्लस माइनस। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और जब आप ये बना देंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। अभी तक आपने हर बार हाइड्रोलिसिस कराई है और हाइड्रोलिसिस के बाद आपने क्या बनाया है, हाइड्रोलिसिस के बाद इसकी जगह पर आपने H को लगाया है। बहुत बार करा चुके, अब तो मुझे पूरी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। बचा MH, बचा आपका MgX OH और उसकी जगह बचा आपका OX, और इस तरीके से हम ये करा सकते हैं, ठीक है। देखिए एक वर्ड आया यहाँ पर कि एल्काइल हैलाइड से ये असेंडिंग सीरीज की चीज़ें बन जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक वर्ड का मीनिंग समझो, क्योंकि किसी भी वर्ड का एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन टू लाइन एक चीज़ को समझना है। एक्चुअली एल्काइल हैलाइड में जैसे मान लीजिए आपके R थे, 3 कार्बन थे, तो आप अगर Mg के साथ ईथर के साथ करोगे तो ये RMgX बन जाएगा। और फिर जब आप CO2 के साथ करा रहे हो ना, तो वो फिर एक बढ़कर आपका RCOH बन रहा है, यानी 4 कार्बन का आपको फिर एसिड मिल रहा है, जो कि 3 कार्बन के एल्काइल हैलाइड से आपने शुरू किया था। तो अगर 4 कार्बन का एल्काइल हैलाइड आपको मिलता है और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 कार्बन, और आपने 3 कार्बन के उससे शुरू किया था, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि दिस इज द मेंबर ऑफ असेंडिंग सीरीज, दिस इज द मेंबर ऑफ असेंडिंग सीरीज। और जैसे कहीं डीकार्बोक्सिलेशन होता है, 4 कार्बन का एसिड लेते हो, एक CO2 निकल जाता है और उसके बाद जो बनता है तो उसे कहते हैं दिस इज द मेंबर ऑफ डिसेंडिंग सीरीज। ओके, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, व्हाट डू यू मीन बाय एसाइल हैलाइड? एसाइल हैलाइड आपका ये है RCOCl, ये देखिए ये एसाइल हैलाइड है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। अब एसाइल हैलाइड, मैंने अभी भी बोला था आपसे कि अगर किसी की भी हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिल रहा है तो समझ जाना कि आपका वो डेरिवेटिव है, यानी कि दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ एसिड, और यू कैन से एसिड डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर आप चाहे इसकी नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराओ, चाहे बेस में हाइड्रोलिसिस कराओ, अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सीधे एसिड मिल जाएगा, और अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओगे
तो उसका सॉल्ट मिलेगा। फिर आपको एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। बस दोनों की हाइड्रोलिसिस में इतना सा फर्क आता है। बेस की हाइड्रोलिसिस करने पर उसका सॉल्ट मिलता है और एसिड की हाइड्रोलिसिस करने पर नॉर्मली एसिड मिल जाता है। बाद में हमें फिर से एसिडिफिकेशन कराना पड़ता है। हम चाहे यहाँ पर एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करें तो भी हमें एसिड मिलता है। हम अगर यहाँ पर एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करें अनसिमेट्रिकल की तो भी हमें एसिड मिलता है। सवाल उठता है कि इनकी एसिड के ज़रा कॉन्सेप्ट को ज़रा बताइए, ये कैसे एसिड मिलते हैं और कैसे बनते हैं। फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स दोनों से ही हमें एसिड यहाँ पे बनाने हैं बेटा। वी हैव टू मेक एसिड्स फ्रॉम दीज टू, एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। लेट्स डू सम मैकेनिज्म। हम इसकी सबके मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं कि ये इनकी मैकेनिज्म क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, हाउ दे आर वर्किंग, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है और कैसे होती है। क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेबल ये होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल तो एसिड ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, तो ये इसका डेरिवेटिव है। समझ गए? यस। ऐसे ही आपके एनहाइड्राइड्स हैं। एनहाइड्राइड्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। ज़रा देखिए, मैं आपको एनहाइड्राइड का करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एनहाइड्राइड्स हैं आपके, और हाइड्रोलिसिस हो रही है तो H+ और H- तो जुड़ेगा ही। अब वो जुड़े चाहे वो एसिड कैटालाइज के थ्रू चाहे वो बेस कैटालाइज के थ्रू, वो अलग चीज़ है, लेकिन जुड़ेगा तो H+ और OH- ही ना। तो फाइनली आपके 2 एसिड्स आपको मिल जाएंगे। देखिए ये आपका OH बन गया, ये वाला H ये है, वाटर वाला ये है, और यहाँ वाला जो है दूसरे वाले में ये है। ये वाला H है। तो इससे ये पता चलता है कि इस पोर्शन में H जुड़ रहा है, इस पोर्शन में OH जुड़ रहा है। अब ये तो दोनों सेम थे तो हमें इसमें डिफरेंशिएट करने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर ये दोनों पोर्शन सेम ना हो तब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस चीज़ को हमें बताया गया। देखिए
एक तरफ आपका C6H5CO और एक तरफ आपका CH3 है, मान लीजिए ये है। तो वेयर O माइनस स्टेबलाइज, वेयर H प्लस है स्टेबलाइज। देखो बेटा, अगर आप ऐसे करते हो ना तो यहां पर H प्लस आपका ज़्यादा स्टेबलाइज होगा और यहाँ O माइनस ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि H प्लस में यहाँ पर ये भी आ रहा है और रेजोनेंस में भी ये जा रहा है, उस पर माइनस तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ से जब आप करोगे तो ये बनेगा आपका C6H5 COH और यहाँ पर आपको बनेगा CH3 COOH। इस तरीके से आपके दोनों एसिड बनेंगे और दोनों एसिड आप आराम से बना लेंगे। आपने नाइट्राइल से बना लिया, आपने अमाइड से बना लिया, आपने इससे बना लिया, इसके एनहाइड्राइड से बना लिया, राइट। अब देखते हैं और किससे दिया हुआ है। इसके बाद दिया है बेसिकली ईस्टर से। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस पर भी यही होता है बेटा। हाँ, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस में एक बड़ी अच्छी बात है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस। जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपका ईस्टर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, वाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलेट विच ऑन एसिडिफिकेशन करस्पॉन्डिंग। वो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब बेसिक होता है तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि वो आयन देता है, बेसिक में आयन देगा, फिर आगे फर्दर आपका ये देगा। भाई बेस में OH माइनस होता है ना, इस वजह से आयन देता है। हाइड्रोलिसिस दोनों तरफ हो रही है। एक बड़ी अच्छी सी बात आपको बताएं, यहाँ पर ये एक्सेस में लिया जाता है, यहाँ पे वाटर एक्सेस में लिया जाता है और यहाँ पे जब वाटर लिया जाएगा ना वो आपका लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाएगा। तो जहाँ पर वाटर एक्सेस में ले लिया जाता है तो फिर वो रिएक्शन आपकी बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि यहीं पे ये चीज़ आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पूरा बताया था कि हाउ इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाउ इट इज़ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ की जो रेट होगी वो वाटर पे और इस पे दोनों पे डिपेंड करेगी, और यहाँ की जो रेट होगी वो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी। यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा। ये बड़ी ही काम की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर। ये बात तो आप लोग पहले जानते। सवाल उठता है कि सर ईस्टर से कैसे कैसे क्या बनेगा। मैंने कहा अभी तो मैंने आपको बताया था, फिर से आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिंपल से कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख लेंगे तो हमेशा याद रहेगा कि भाई अगर कोई भी ईस्टर है, जैसे आपका ये C6H5 COOC2H5 मान लीजिए ये है आपका, तो यहाँ पर आपको देखिए अल्टीमेटली जुड़ना तो पानी को ही है ना। तो यानी कि H प्लस और OH माइनस को जुड़ना है, तो H प्लस यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, OH माइनस यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, H के पास माइनस जाएगा और माइनस के पास प्लस जाएगा, बस कहानी खत्म। सीधे ट्रिक पे बात करते हैं, मैकेनिज्म नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि ये मैकेनिज्म नहीं है, दिस इज ओनली ट्रिक कि भाई कौन प्लस बन रहा है, कौन माइनस बन रहा है, किसके पास कौन जाएगा, किसके पास कौन नहीं जाएगा, दिस इज ओनली ट्रिक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने ईस्टर से समझा कि कैसे बनता है। चलिए ये तो क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन तो आपके सामने खुद भी दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं एक बार इनको थोड़ा सा एलिब्रेट भी कर देता हूँ। ये तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, इसमें कोई क्या एलिब्रेट करूँ मैं आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम लोग। लेट्स थिंक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलर्ड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल अनप्लेजेंट odors। देखिए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू
or colored liquid unpleasant odors. This high acid or wax like solids and practically odorless due to the low volatility. यानी कि इनमें ये इनका लिक्विड, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा तो ये आराम से बॉयल नहीं हो पाते और वैक्स की तरह या सॉलिड की तरह काम करते हैं, बहुत ही लो वोलेटिलिटी होती है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इवन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस. क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है. देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइमर भी बना रहा है, मेकिंग डाइमर, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इवन एल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, जबकि एल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा होता है, बाकी सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है ना. मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू intermolecular hydrogen bonding. The hydrogen bonds are not broken completely even in vapor phase. Hydrogen bond not broken completely. In fact, most carboxylic acid exists as a dimer in the vapor phase or in aprotic solvent. प्रोटिक सॉल्वेंट में तो आप जानते हो, प्रोटिक सॉल्वेंट में तो ये बेस की तरह काम, मतलब एसिड की तरह काम करेगा, H+ रिलीज कर देगा. लेकिन समझने की बात यह है कि क्या कितनी ज़बरदस्त बात है कि भैया वहाँ पर ये इसकी तरह भी काम नहीं करता है. यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बहुत ज़बरदस्त होती है, और वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह की कि वेपर फेस में भी वो नहीं टूटती है. जबकि मैं आपको बताऊँ वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर हम वहाँ पे कहें कि वेपर फेस में कितना होता है तो हम कहते हैं 0 हो जाता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 0 होती है. अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है. लेकिन एसिड के अंदर इतना ख़तरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि वो वेपर के फॉर्म में भी डाइमर बनाता है और अप्रोटिक सॉल्वेंट में भी डाइमर बनाता है. दैट्स वाई हिज बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी वेरी हाई.